चलिए आज हम बातचीत करते हैं आइसोमेरिज्म के न्यू टॉपिक कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर के बारे में। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर किसको कहेंगे। तो यहाँ पे मैं कहूँगा MATIONAL कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर कहेंगे if two stereoisomers are self interconvertible with respect of single bond called conformational isomer। तो यहाँ पे मैं कहूँगा if two stereoisomers या isomer are self interconvertible with respect of single bond ब्रैकेट में इसको सिग्मा बॉन्ड कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड, then they are called conformational isomerism। आप कहेंगे then they are called conformational isomerism। ध्यान देंगे, यहां मैं कह रहा हूं आपसे, अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर उसमें रोटेशन आ जाए तो आप कहेंगे कि उस रोटेशन को ही हम कहेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। जैसे मैं आपसे बातचीत करूं, एक आपका वो कुछ दिखा रहा हूं, आप इसको देखेंगे तो ध्यान देना, मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर लिया, ये स्ट्रक्चर लिया, सुनना, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप देखोगे तो ध्यान देना, ये एक मॉलिक्यूल्स है, इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये इस तरह से आपको दिखाई देगा, ये इस तरह से। तो ध्यान देना, अगर कोई मॉलिक्यूल्स इस फॉर्म में है और इसमें अगर थोड़ा सा रोटेशन आ जाए तो ये मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे रोटेट करेगा और रोटेट करने के बाद इसके 3D स्ट्रक्चर में डिफरेंस मिलेंगे, ये 3D स्ट्रक्चर में डिफरेंट आएंगे, इस तरह से रोटेट करेंगे। और ये जब फ्री रोटेशन हो तो इसको आप कहेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा नहीं। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे आपका ये सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ध्यान से देखना, इसको मैं रोटेट करा रहा हूँ, एक को कांस्टेंट रखा, पहले ध्यान देना, ये इस टाइप से है, एक के पीछे दूसरा, इसको अगर मैं रोटेट करा दूँ तो इसके एंगल में चेंजिंग होगा और पहले के रिस्पेक्ट में अगर स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ रहा है तो आप कहेंगे कि इसको कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर कहेंगे। इसको देख लेना, पहले ध्यान देना, ऑरेंज वाला दोनों ऊपर था, अभी भी ऊपर है, बट ध्यान देना जब ऑरेंज वाला ऊपर है इसमें मैं रोटेशन अगर करा दूं तो पहले के रिस्पेक्ट में ये डीफर स्ट्रक्चर आएगा और डीफर होते होते ये फिर पहले जैसा स्ट्रक्चर में आ जाएगा, ये पहले जैसा स्ट्रक्चर में आ जाएगा। और पहले जैसा अगर स्ट्रक्चर आ जाए तो आप कहेंगे ये पुराने स्टेज में आ गया, और पुराने स्टेज में आ गया तो इसको आप कहेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। तो ध्यान देना, अगर हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर के बारे में बातचीत करूं तो आपने यहां देखा कि कोई भी मॉलिक्यूल्स में अगर रोटेशन आता है, अगर रोटेशन हो, सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में रोटेशन आ जाए तो उसको कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर कहेंगे। तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर को पढ़ने के लिए हमको 3 बात को बढ़िया ढंग से ध्यान देना होगा या देखना होगा। फर्स्ट में आप कहेंगे एंगल स्टैंड, फर्स्ट में आप इसमें 3 पॉइंट जानेंगे और ये जो पहला पॉइंट होगा इसको मैं कहूँगा एंगल स्टैंड। एंगल स्टैंड मतलब एंगल स्टैंड क्या होता है। दूसरा में आप बातचीत करेंगे, सेकेंड में अगर हम बातचीत करूँगा तो इसमें मैं भांडरवाल स्टैंड, VAN भांडर वाल स्टैंड मिलेंगे किसी भी मॉलिक्यूल्स में। और तीसरा जो स्टैंड मिलेंगे आपका, ये टॉर्सनल स्टैंड मिलेंगे। ध्यान देना, TORSIONAL टॉर्सनल स्टैंड मिलेंगे।
ये टॉर्सनल स्ट्रेन मिलेंगे। पहला एंगल स्ट्रेन मिलेंगे, दूसरा वेंडरवाल स्ट्रेन मिलेंगे, तीसरा आपका टॉर्सनल स्ट्रेन मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे एंगल स्ट्रेन के बारे में, उसके बाद हम बातचीत करेंगे टॉर्सनल स्ट्रेन के बारे में, और उसके बाद हम बातचीत करेंगे वेंडरवाल स्ट्रेन के बारे में। ये तीनों स्ट्रेन है क्या चीज़, तो इसको मैं 3D स्ट्रक्चर में ही देखूंगा कि टॉर्सनल स्ट्रेन किसको कहेंगे, वेंडरवाल स्ट्रेन किसको कहेंगे और स्टेरिक स्ट्रेन किसको कहेंगे। तो पहला जो अगर मैं बातचीत करूं, फर्स्ट पॉइंट, इसमें अगर मैं बातचीत करूं तो यहां मैं बातचीत करूंगा एंगल स्ट्रेन के बीच, एंगल स्ट्रेन के बारे में। तो ध्यान देना, जब हम एंगल स्ट्रेन के बारे में बातचीत करेंगे, यहां आप कहेंगे कि एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, ध्यान देना, यहां आप कहेंगे कि एंगल स्ट्रेन डिसाइड द एंगल ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप कहेंगे यहां पे एंगल स्ट्रेन डिसाइड द एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन टू नेबरिंग ग्रुप, NEBHOURING, नेबरिंग ग्रुप। ध्यान देना, नेबरिंग ग्रुप के बीच एंगल। अब नेबरिंग ग्रुप किसको कहेंगे, ध्यान दोगे, कोई भी मॉलिक्यूल्स है, मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल्स इस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है, तो इसके चारों तरफ जो सेंट्रल एटम के साथ ये जो चारों एंगल जो लगे हुए हैं, ये इस टाइप से, तो ये एक एंगल बना रहा है। और किसी एक सेंटर के साथ अगर चारों तरफ नेबरिंग एटम्स अगर आ जाए और वो किसी मॉलिक्यूल्स को अगर डिसाइड करे, तो उस मॉलिक्यूल्स को आप कहेंगे एंगल स्ट्रेन। ध्यान देना, यहां मैं बातचीत करूं इस मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो यहां पे कहेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये तुम्हारा टेट्राहेड्रल है। और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूं, तो आप कहेंगे कि किसी एक सेंटर पे अगर सी, यहां पे तो मैं चारों ग्रुप डिफर लिया हूं या दो सेम लिया हूं, दो डिफर लिया हूं, तो अगर मैं बातचीत करूं किसी सेंट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ, अगर हम 4 बाउंड लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह से होंगे, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, और इस टाइप से आपको मिलेंगे। और ध्यान देना, एक ऊपर वाला पार्ट है, एक ऊपर वाला, ध्यान देना, ये दोनों आगे वाला पार्ट ये अप टू द प्लेन है, ये प्लेन में है, और एक पीछे वाला जो दिखाई नहीं दे रहा है, ध्यान देना, इसको मैं ऐसे करूंगा तो ये दिखाई देगा, इसको मैं ऐसे कर दिया तो ये पीछे वाला पार्ट आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ध्यान देना, ये पीछे वाला पार्ट ये है, अगर मैं इसको ए मान लूं, ये बी मान लूं, ये सी मान लूं, ये डी, तो ये जो एंगल मिल रहे हैं ये मिल रहे हैं 109 और 28 मिनट। और इस एंगल ये जो है, ये जो बन रहा है, आप कहेंगे 109 28 मिनट। पहले इतना को लिख लीजिए, एंगल स्ट्रेन इसी को कहेंगे। किसी भी सेंट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ अगर कोई मॉलिक्यूल्स अटैच होता है, तो उस मॉलिक्यूल्स को स्पेस में एडजस्ट करने के लिए उस तरह से स्पेस में एडजस्ट होता है जहां रिपल्सन मिनिमम हो, और जहां रिपल्सन मिनिमम हो उस पॉइंट को जहां पे वो एंगल बनाता है उसको कहेंगे एंगल स्ट्रेन। अब ध्यान देना, यहीं पे मैं बातचीत करूंगा एक टॉर्सनल स्ट्रेन के बारे में। ध्यान देना, यहां पे सेकेंड जो पार्ट है ये तुम्हारा टॉर्सनल स्ट्रेन है। ध्यान देना, टॉर्सनल स्ट्रेन को मैं यहां पे देखूंगा, तो पहले मैं आपसे बातचीत करूंगा टॉर्सनल स्ट्रेन। ध्यान देना, यहां हम बातचीत करेंगे टॉर्सनल स्ट्रेन के बारे में। ध्यान देना, यहां जब हम बातचीत करेंगे तो आप कहेंगे TORSIONAL, टॉर्सनल स्ट्रेन। ध्यान देना, टॉर्सनल स्ट्रेन एपियर होगा, टॉर्सनल स्ट्रेन एपियर होगा टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स। द फोर्स एट्रैक्शन और रिपल्सन, एट्रैक्शन और रिपल्सन क्रिएटेड बाय टू
एडजेसेंट एटम टू एडजेसेंट एटम्स और ग्रुप, एटम्स और ग्रुप अटैच बाय टू मॉलिक्यूल्स या टू एटम। ध्यान देना, टू एटम के बारे में बातचीत करेंगे, टू एटम्स के बारे में। ध्यान देना, दो एटम के बीच, इस एटम में डिफरेंट ग्रुप हो और इस एटम में भी डिफरेंट ग्रुप हो, तो उस दोनों के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स को हम कहेंगे टॉर्सनल स्ट्रेन। जैसे मैं आपसे बातचीत करूं, यहां पे ध्यान देना, यहां मैंने इस टाइप का मॉलिक्यूल्स लिया। ध्यान देना, ये आपको ऐसा दिख रहा है, इसको मैं धीरे धीरे घुमा रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं, ये घूम गया। तो एक एटम्स ये है, एक एटम्स ये तेरा हो रहा है, ये ध्यान से देखना, यहां पे एक एटम्स ये, एक एटम्स ये, दो ऑरेंज वाला पहले ऊपर है। तो इस दोनों के बीच जो रिपल्सन आ रहा है, इसके साथ ये और इसके साथ ये, तो इस दोनों के बीच जो रिपल्सन आ रहा है, यहां पे इस दोनों के बीच रिपल्सन आएगा और नीचे ब्लू वाले से भी या ग्रीन वाले से भी रिपल्सन आएगा। तो इस रिपल्सन को आप टॉर्सनल स्ट्रेन कहेंगे। ध्यान देना, ये ऐसा है, तो इस दोनों के बीच जो रिपल्सन क्रिएट हो रहा है यहां पे, तो इस स्ट्रेन को कहेंगे टॉर्सनल स्ट्रेन। ध्यान देना, टॉर्सनल स्ट्रेन को हम 3D स्ट्रक्चर में तो देख ही चुके हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा बोर्ड पे बना दूं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि एक मॉलिक्यूल तुम्हारा CH3 है, यहां पे CH3 है और ये तुम्हारा CH3 है। तो ध्यान देना, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो CC, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, ये H, ये H के फॉर्म में है, यहां पे कहेंगे H और ये H के फॉर्म में है। तो ध्यान देना, जब हम इसमें एंगल अगर देखते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो यहां हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और इस पॉइंट पे हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और sp3 होगा, तो आप कहेंगे कि यहां पे जो एंगल आपको बनने वाले हैं वो 109.28 मिनट आएंगे, और यहां भी एंगल देखूंगा तो 109.28 मिनट आएंगे, 108 डिग्री 28 मिनट आएंगे। अब सुनना, यहां पे अगर ये एंगल आ रहे हैं तो यहां पे आप इसका जब 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप कहेंगे कि एक स्ट्रक्चर ये होगा, एक ऐसा होगा और एक कुछ इस तरह से देंगे, ये H, यहां पे H, और यहां पे आप कहेंगे कि ये तुम्हारे H मिलेंगे, एक ये मिलेंगे H, यहां पे आप कहेंगे एक H ये मिलेंगे और एक H तेरे को ये मिलेंगे। तो यहां जो बाउंड बनेगा ये कुछ इस तरह से बनेंगे और यहां जो बाउंड बनेंगे कुछ इस तरह से बनेंगे। तो सुनना, इस दोनों के बीच जो रिपल्सन क्रिएट हो रहा है उस रिपल्सन को हम कहेंगे टॉर्सनल स्ट्रेन। आप कहेंगे इस रिपल्सन को हम कहेंगे TORSIONAL, टॉर्सनल स्ट्रेन। तो ध्यान देना, अगर इस दोनों के बीच टॉर्सनल स्ट्रेन हो रहा है तो आप कहेंगे कि इस पॉइंट पे भी अगर H है तो इस H का इसके H के साथ स्ट्रेन में आएंगे, और ये डाउन टू द प्लेन है तो यहां भी आप कहेंगे कि इसमें रिपल्सन क्रिएट होगा और इस दोनों में रिपल्सन होगा। तो इस टाइप के रिपल्सन को कहेंगे एक एटम को, एक एटम का एडजेसेंट एटम के बीच इस बाउंड और इस बाउंड के लगने वाले रिपल्सन को आप टॉर्सनल स्ट्रेन कहेंगे। अब ध्यान देना, तीसरा आ जाता है आपका वेंडर वाल रिपल्सन। तीसरा मैं कहूंगा वेंडर वाल रिपल्सन। पहले इतना को लिख लो, ध्यान देना, ये जो वेंडर वाल रिपल्सन क्रिएट होगा थर्ड में मैं कहूंगा वेंडर WAAL, वेंडरवाल्स रिपल्सन। ध्यान देना, रिपल्सन, ये वेंडरवाल रिपल्सन क्रिएट होगा बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। किसी भी टू मॉलिक्यूल्स में
टू एडजेसेंट एटम, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के बीच जब स्टेन क्रिएट हो तो उस स्टेन को कहेंगे वेंडरवाल स्टेन। जैसे मैं आपसे बातचीत कर लूं, पहले ध्यान से देखना, यहां मैं वेंडरवाल के बारे में बातचीत करूं तो इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, सुनोगे। यहां मैंने ऐसा लिया और इस पॉइंट पे मैंने यहां पे इस टाइप से लिया, सुनना, ये ऐसा है और यहां पे मैं एक इस टाइप से मॉलिक्यूल्स लिया, ध्यान देना, इस टाइप से मॉलिक्यूल्स को लिया, सुनोगे, इस टाइप से मॉलिक्यूल्स को लिया, थोड़ा सा सुनना, ध्यान दोगे। यहां जो मॉलिक्यूल्स है, एक मिनट बाबू, अब सुनना, वेंडरवाल रिपल्सन कहेंगे, सुनोगे, ये मॉलिक्यूल इससे बाउंडेड है, ये ऐसे है, नीचे भी टेट्राहेड्रल, ये इस, तो इस दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच जब रिपल्सन होगा, इस दोनों के बीच, ऊपर वाले के बीच, इस टाइप के रिपल्सन, ऊपर में जो रिपल्सन हो इस मॉलिक्यूल्स और इस मॉलिक्यूल्स के बीच, तो इस रिपल्सन को आप कहेंगे वेंडरवाल रिपल्सन। जब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स किसी भी कंपाउंड में स्टेन क्रिएट कर रहा हो, ध्यान देना, ये ऐसे है, सुनोगे, ये ऐसा, ओहो, ध्यान देना, ये इस टाइप से है। अगर इस दोनों मॉलिक्यूल्स में स्टेन आ रहा है, वेंडरवाल स्टेन इसी को कहेंगे, ऊपर वाले पार्ट में, ध्यान से देखना, ये ऊपर वाला पार्ट ये ऐसा है और ऊपर वाला देखना, दो ब्लू एक साथ आएगा तो रिपल्सन क्रिएट करेगा, ध्यान से देखना, ये दोनों ऑरेंज एक साथ आ गया, रिपल्सन क्रिएट हुआ। जब ये दूर गया, एक को कांस्टेंट रख करके दूसरे को अगर घुमा दूं तो ये एक रिपल्सन क्रिएट, जब सेम चार्ज एक दूसरे के साथ या सेम कलर एक दूसरे के साथ आएंगे तो ये दोनों आपस में रिपल्सन क्रिएट, और इस रिपल्सन को हम कहेंगे वेंडरवाल रिपल्सन। तो ध्यान देना, यहां अगर मैं बातचीत करूं तो वेंडरवाल रिपल्सन, इट इज रिपल्सन बिटवीन, इट इज रिपल्सन बिटवीन टू और मोर देन टू और मोर देन टू ग्रुप comes to each other then repulsion created, created created that types of reaction, that types of repulsion called van der Waal repulsion, van der Waal repulsion। तो वैन डर वाल रिपल्सन के बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे, पहले हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर देखते हैं। तो मैंने आपको बताया हूं कि कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर कहेंगे किसको, तो कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा हो तो रोटेशन से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर प्राप्त होंगे या रोटेशन से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेंगे, उस स्ट्रक्चर को मैं कहूंगा कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। तो ध्यान देना, यहां मैं नोट करके लिखता हूं, यहां पे नोट करके, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर आर इनफिनाइट, यहां पे कहेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म या आइसोमर आर इनफिनाइट,
आर इनफिनाइट बट suitable numbers of conformational isomer are limit they exist in equilibrium position। यहां पे मैं कहूंगा they exist in equilibrium position, they exist in equilibrium, they exist in equilibrium। और ध्यान देना, कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर सिंगल बाउंड के रिस्पेक्ट में रोटेट कर जाए तो उस रोटेशन को ही हम, रोटेशन करने के बाद जो डिफरेंट स्ट्रक्चर आ रहा हो उसको हम कहेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। ध्यान देना, पहले इतना को लिख लीजिए, उसके बाद मैं बातचीत करता हूं। ध्यान देना, यहां हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर के बारे में अगर हम बातचीत करेंगे तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर एक्चुअली बताता क्या है। तो यहां मैं आपसे बातचीत करूंगा कि कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स डील्स, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स डील्स stability of molecules and angle of rotation। conformational isomer deals about stability of molecules, stability of molecules and angle of rotation and angle of rotation about sigma bound, about sigma bound। और यहां पे आप कहेंगे या आप इसको सिंगल बाउंड कहेंगे। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर डील्स करता है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स डील्स करेगा किसी भी मॉलिक्यूल्स में के स्टेबिलिटी और उसके एंगल ऑफ रोटेशन के बारे में आपको बताएगा। और दूसरा कहेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स आल्सो डील्स, आप कहेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर आल्सो डील्स energy of molecules with respect of angle of rotation, energy of molecules with respect of angle of rotation, angle of rotation के बारे में पहले इतना को लिख लीजिए। तो ध्यान देना, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स डील्स करेगा एनर्जी, स्टेबिलिटी और एंगल ऑफ रोटेशन के बारे में। तो ये एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेनली ये डिसाइड करता है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो ध्यान देना, तो सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करूंगा कि स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैसे डिसाइड करोगे। तो यहां हम बातचीत करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो थोड़ा सा बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं बाद में। ध्यान देना, किसी भी मॉलिक्यूल्स में अगर टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा हो तो मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी कम होगी। मैं कह रहा हूं कि इफ मॉलिक्यूल्स हैविंग
having much torsional strength. If molecules having maximum torsional strength, torsional, torsional strength, then stability of molecules decreases. Then stability of molecules मिनिमम। ध्यान देना, अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में अगर टॉर्शनल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो आप कहेंगे कि उस मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी मिनिमम नहीं होगी, यहां मैक्सिमम होगी। स्टेबिलिटी मिनिमम ही होगी। ध्यान देना, टॉर्शनल स्ट्रेंथ अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में ज्यादा है तो आप कहेंगे स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स मिनिमम होगा। और इसी फैक्ट को लेते हुए मैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप उस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। जैसे मैं आपसे बातचीत करूं, तो ये जो हमारा मॉलिक्यूल्स है या हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर पढ़ रहे हैं, तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जिसको मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन कहूंगा। आप कहेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म is represented by न्यूमैन प्रोजेक्शन। आप कहेंगे NEW न्यूमैन, MANN न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर है इसको रिप्रेजेंट करेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन है क्या, तो यहां मैं कहूंगा NEW MANN न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन, अब कहेंगे कि न्यूमैन प्रोजेक्शन है क्या, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में किसी भी मॉलिक्यूल्स को 3D स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का एक वे है। तो आप कहेंगे जब 3D स्ट्रक्चर में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे कि न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो इसमें हम बातचीत करेंगे इन न्यूमैन प्रोजेक्शन, one carbon atom is represented by represented by SYMBOL सिंबल। हम कुछ ऐसा लेते हैं and other atom is simply represented by आप कहेंगे कि एक स्ट्रक्चर को मैं ऐसा लिख लूं and both are combined by each other, आप कहेंगे each other। अब दोनों को मिलाकर के एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो ध्यान देना, दोनों को मिलाकर के एक स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये ऐसा हो सकता है या आप कहेंगे कि ये इस टाइप से हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ये दोनों आपस में मिलकर के बनाया हुआ है, बट कोई जरूरी नहीं है कि ये अगर y है और ये इन्वर्टेड y है तो ये y हो और ये इन्वर्टेड y, ये कोई जरूरी नहीं है। आप इसके स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ऐसा है और यहां पे कहेंगे एक ऐसा, और इस टाइप से भी मिला करके आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। ध्यान देना, यहां अगर मैं बातचीत करूं, किसी एटम को रख दूं तो A B, ये C, यहां A B और C, ध्यान दोगे
ये इस टाइप से लिख सकते हैं। बट ध्यान देना, इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर को 180 डिग्री से रोटेट करा दें, 180 डिग्री रोटेट, और जैसे ही 180 डिग्री से रोटेट कराएंगे तो ये ऊपर वाला पार्ट नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो ए, ध्यान देना ये तुम्हारा ए होगा, ये बी होगा, ये सी। ध्यान देना इसका 180 डायरेक्ट नीचे आया, ये तुम्हारा बी है, इसका 180, ये तुम्हारा बी जाएगा, ये सी है, इसका 180, ये तुम्हारे सी आएंगे। तो ध्यान देना अगर ये स्ट्रक्चर है और इसमें 180 डिग्री रोटेट करा दिए हैं तो ये स्ट्रक्चर है, तो इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं आया है, बट इसमें रोटेशन में अगर चेंजिंग आ रहा है, और रोटेशन में अगर चेंजिंग है तो उसको आप कन्फॉर्मेशनल आइसोमर कहेंगे। पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना मॉलिक्यूल्स जो एटम है, एटम्स के अरेंजमेंट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, सिर्फ मॉलिक्यूल्स के एंगल में रोटेशन में चेंजिंग आया है, और रोटेशन में अगर चेंजिंग आ जाए तो आप उसको कन्फॉर्मेशनल आइसोमर कहोगे। पहले इतना को लिख लो। अब ध्यान देना इसी में मैं बातचीत करूंगा कि न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ इथेन, न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ इथेन। यहां मैं बातचीत कर रहा हूं फाइंड आउट NEWMANN न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ इथेन। ध्यान देना न्यूमैन प्रोजेक्शन जब आप इथेन का बनाना चाहोगे, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर को हम रिप्रेजेंट करेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन द्वारा। और न्यूमैन प्रोजेक्शन जब आप बनाना चाहोगे तो कैसे बनाओगे, सुनना। जैसे मैं इथेन का ले लूं तो ये CH3 होगा, ये तुम्हारा CH3 होगा, ऐसा होगा। ये तुम्हारा कंडेंस फॉर्म में है, इस दोनों एटम के बीच ये H है, ये H है, ये H है, यहां पे कहेंगे H, और ये तुम्हारा H है, ये तुम्हारा सेंट्रल, ये फ्रंट वाला कार्बन है। ये ध्यान देना जब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और ये भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ध्यान देना जब ये भी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तो यहां एक्चुअल जब एंगल देखेंगे, एंगल sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एंगल, तो आप कहेंगे एंगल जो मिलेंगे 109.28 मिलेंगे, और इसके भी बारे में बातचीत करेंगे। एंगल जो आपको मिलेंगे 109.28 मिनट मिलेंगे। बट सुनना यहाँ बट जब एंगल मिल रहे हैं 10, बट यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, तो आप कहेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है नॉट रियल स्ट्रक्चर। यहाँ आप कहेंगे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, आप सीधे कहेंगे ये जो स्ट्रक्चर है ये नॉट रियल स्ट्रक्चर, नॉट, आप कहेंगे रियल स्ट्रक्चर। अगर हम इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बना ले, इसका स्ट्रक्चर रियल में बना ले, 3D करके बना ले, तो इसको ऊपर करके लिख लूं तो आप कहेंगे ये ऐसा होगा, यहां पे H होगा, यहां पे कहेंगे H, और यहां पे आप कहेंगे ये H। ध्यान देना इस पॉइंट पे भी H कहेंगे, ये भी H, और यहां ये भी H कहेंगे, तो ये तुम्हारे रियल स्ट्रक्चर होंगे, ये रियल स्ट्रक्चर होंगे। तो ध्यान देना, तो इसमें अगर मैं बातचीत करूं तो यहां पे ये जो बाउंड बना है, यहां पे ये इस टाइप से, और यहां पे इस टाइप से जो बाउंड बना है, तो यहां इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इसको भी मैं इस तरह से लिखा, और यहां मैंने इसको भी इस तरह से लिखा। तो ध्यान देना इस बाउंड और इस बाउंड के बीच जब एक प्लेन में आएंगे तो रिपल्सन क्रिएट होगा। यहां पे कहेंगे ये तुम्हारे रिपल्सन क्रिएट करेंगे, और रिपल्सन क्रिएट करेंगे
तो मॉलिक्यूल्स अपने आप मॉलिक्यूल्स में रोटेशन होगा, और जब रोटेशन होगा मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स आपके कुछ कन्वर्ट अगर होंगे तो आप कहेंगे कि इसको कांस्टेंट रख करके इसको अगर मैं 180 डिग्री घुमा दूं, 180 डिग्री घुमा दूं, तो ध्यान देना, इसको जब 180 डिग्री से घुमाएंगे तो यहां पे आप कहेंगे H मिलेंगे। सुनना, ये H मिलेंगे, पहले से यहां पे H है, ये ऐसा, ये ऐसा, यहां H, ये H, ये H, ध्यान देना, ये नीचे आ गए, और यहां पे कहेंगे कि ये तुम्हारा कुछ इस तरह से मिलेंगे, और ये तुम्हारी कुछ इस तरह से मिलेंगे, इस तरह से मिलेंगे। तो ध्यान देना, यहां अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में ले आया तो इस दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगा और स्टेबिलिटी किसकी कम होगी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सुनना, इथेन का ये स्ट्रक्चर आप लोग जानते हो, और ये स्ट्रक्चर रियल है नहीं, क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और sp3 होगा तो एंगल 10928 मिनट। बट ध्यान देना, इस स्ट्रक्चर का रियल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर बनता है, और इस स्ट्रक्चर को मैं अगर दूसरे फॉर्म में और एक बार इधर लिख दूं तो आप कहेंगे कि ये इस तरह से, ये H, यहां H, ये H होगा, यहां पे कहेंगे H, ये H, और ये H हुआ। इस दोनों H के बीच और इस H के बीच रिपल्सन क्रिएट हुआ, और इस रिपल्सन को हम कहेंगे टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन अभी हम बातचीत किए हैं। अगर इसमें रिपल्सन हुआ तो इसमें रोटेशन आएगा, मॉलिक्यूल्स 180 डिग्री से रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और इसी को हमको न्यूमैन प्रोजेक्शन में दिखाना है, इसी को न्यूमैन प्रोजेक्शन में हमको दिखाना है। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में दिखाएंगे कैसे? सुनना, न्यूमैन प्रोजेक्शन में कैसे, पहले इतना को लिख लो, उसके बाद न्यूमैन प्रोजेक्शन देखते हैं। ध्यान देना, यहां जब हम न्यूमैन प्रोजेक्शन देखेंगे तो ये जो कार्बन है इसको अगर मैं फ्रंट कार्बन मान लूं, और इस कार्बन को अगर मैं बैक कार्बन मान लूं, ये फ्रंट कार्बन, तो ध्यान देना, फ्रंट कार्बन को अगर मैं मान लूं, ये फ्रंट कार्बन, तो फ्रंट कार्बन के सीधे ऊपर H है, आप कहेंगे सीधे ऊपर H, और इस साइड H है, और इस साइड H है, इस टाइप से है। और ध्यान देना, और इस कार्बन को अगर बैक कार्बन मानूं तो बैक कार्बन के सीधे ऊपर H है, ध्यान देना, यहां सीधे ऊपर H है, इस साइड H मिलेंगे, और इस साइड आपको H मिलेंगे। ध्यान देना, यहां अगर मैं बातचीत कर लूं, थोड़ा सा इसको देख लो, थोड़ा सा इसको देखो, ध्यान देना, इसको थोड़ा सा देखना है आपको। ध्यान देना, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से, ये ब्लैक के जस्ट पीछे ब्लैक है, ध्यान से देखना, ये ऐसे है, ये ऐसे देख लो, थोड़ा सा मैं घुमा रहा हूं, ये ऐसे है, इस टाइप से है। यहां पे देखो, अभी दोनों अगर फ्रंट से इधर से आप देखते हो तो अगर ये काला वाला ब्लैक वाला दिख रहा है तो इसके पीछे वाला ब्लैक नहीं दिखेगा। सुनना, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ध्यान देना। अगर हम यहां बातचीत करेंगे, सुनना, थोड़ा सा ठीक से ढंग से देखना, इसको ध्यान से देखना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये ब्लैक वाला है, ये फ्रंट कार्बन है, और इसके पीछे बैक में है, बैक में ध्यान से देखना। इसको मैं अगर ऐसे दिखाऊं, ये दिखाऊं, तो अब ब्लैक वाला दिखने लगेगा, ये ऐसा ब्लैक वाला कुछ इस तरह से है, ध्यान दोगे, ये इस तरह से, ये इस तरह से, मैं घुमा करके भी तेरे को चारों तरफ से दिखा रहा हूं, सुनना, ये इस तरह से। तो ध्यान देना, अगर मैं पीछे वाले बैक वाले को कांस्टेंट इसके साथ देख, ऐसे लगा हुआ है, और ऑरेंज के ठीक अगर मैं ऐसे देखूं तो एक ऑरेंज दिखाई देगा, पीछे नहीं। अगर मैं इसी को रोटेट कराना चालू कर दूं, इस तरह से रोटेट, ध्यान देना, ये रोटेट होगा तो इसके एंगल में चेंजिंग आएगा,
और जब एंगल में चेंजिंग आएगा तो इसको आप कहेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। ध्यान देना, ऐसे होगा, ये देख ऐसे, पहले दोनों अरेंज तेरे सामने है। अब अगर मैं इसमें रोटेशन करा दूं, रोटेशन इस टाइप से रोटेशन, और जब रोटेशन करा दूंगा तो ये किस टाइप का होगा, ध्यान से देखना, इस टाइप से होगा। तो अगर सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कोई रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं हो और मॉलिक्यूल्स रोटेट हो जाए तो उसको आप कहेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। अब सुनना, यहां अगर मैं बातचीत करूंगा तो इस स्ट्रक्चर में इस दोनों H में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो ये फ्रंट कार्बन है, ये इस टाइप से, और इसके पीछे वाला ये बाउंड है सिंगल बाउंड, तो इसके पीछे वाले कार्बन में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। जब इसको 60 डिग्री मैं रोटेट करा दूं, रोटेट करा दूंगा, तो रोटेट कराने के बाद इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा, फ्रंट वाले को कांस्टेंट रखेंगे और बैक वाले को रोटेट करेंगे। तो फ्रंट वाले को जब कांस्टेंट रख करके बैक वाले को रोटेट कराऊंगा तो ध्यान देना, इधर तुम्हारे H मिलेंगे, ये H मिलेंगे, इधर H मिलेंगे, और इस साइड आएंगे H, इस साइड H, और इस साइड H मिलेंगे। सुनना, फिर से अगर इसमें थोड़ा सा रोटेशन करा दूं, ये फिर से अगर मैं इसमें रोटेशन करा दूंगा तो ये कैसा मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अगर इसमें फिर से रोटेशन करा दूं, 60 डिग्री रोटेशन करा दूं, रोटेशन, तो अगर 60 डिग्री रोटेशन कराऊंगा तो यहां कुछ इस तरह से मिलेंगे, H H H, ये H मिलेंगे, ये H मिलेंगे, ये H मिलेंगे। ध्यान देना, फिर से अगर मैं इसमें 60 डिग्री रोटेशन करा दूं, 60 डिग्री अगर मैं इसमें रोटेशन करा दूं, तो रोटेशन कराने के बाद फिर से आपका कुछ इसी तरह से मिलेगा, H H, यहां H, इसमें रोटेशन इस साइड अगर करा दूं, थोड़ा सा इधर खींच लूं, इसमें रोटेशन इधर किया, इसमें रोटेशन कुछ इस साइड से किया, तो यहां पे कहेंगे ये H मिलेंगे, ये H मिलेंगे, और यहां H मिलेंगे। ध्यान देना, फिर से अगर मैं 60 डिग्री रोटेट करा दूं तो ये पहले जैसा स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर के आसपास आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि इसमें एक्चुअली जब देखोगे तो दो ही स्ट्रक्चर मिलेंगे, एक ये मिलेंगे, दूसरा ये। इसको घुमा दोगे थोड़ा सा ऐसा, फिर से ऐसा ही, फिर इसको घुमा दोगे थोड़ा सा ऐसा, तो फिर ऐसा, मतलब यही दोनों स्ट्रक्चर आपको मिलते चला जाएगा। तो ध्यान देना, अगर मैं इसमें बातचीत करूं तो इस दोनों एटम के बीच जो बाउंड है, सिंगल बाउंड, इसके बीच एक स्टेन है जिसका नाम है टॉर्शनल स्टेन। तो आप कहेंगे यहां पे कहेंगे TORSIONAL, टॉर्शनल स्टेन इसमें मैक्सिमम है, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल आ गया है, और जब एक दूसरे के पैरेलल आएंगे तो टॉर्शनल स्टेन ज्यादा होंगे। तो इस कंडीशन में अगर मैं इसको A मान लूं और इसको B मान लूं, तो आप कहेंगे कि ये टॉर्शनल स्टेन A ग्रेटर देन B, मीन्स A में ज्यादा होगा और B में कम होगा। ध्यान देना, डिस्टेंस ज्यादा होने के बाद टॉर्शनल स्टेन कम हो जाता है, और टॉर्शनल स्टेन अगर कम हो जाएगा, टॉर्शनल स्टेन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो इस कंडीशन में अगर मैं स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे स्टेबिलिटी B ग्रेटर देन A मिलेंगे, B ग्रेटर देन A। इस कंडीशन में स्टेबिलिटी B ग्रेटर देन A मिलेंगे। ध्यान देना, ये जो स्ट्रक्चर है इसका कुछ नेम है, मैं नेम भी बता देता हूं। इस पूरे कंपाउंड का नाम है, आप कहेंगे फुल इक्लिप्स्ड फॉर्म, फुल इक्लिप्स्ड, या बहुत आदमी या बहुत बुक में कहता है सीधा इक्लिप्स्ड फॉर्म्स, बट मैं यहां पे कहूंगा कि ये फुल इक्लिप्स्ड है। और ये जो है, ये स्ट्रक्चर, इसको मैं स्टेगर्ड फॉर्म कहूंगा। आप कहेंगे STAGARED, स्टेगर्ड फॉर्म्स। और स्टेगर्ड फॉर्म्स का दूसरा नाम है स्क्यू फॉर्म। यहां आप कहेंगे स्क्यू फॉर्म्स, स्टेगर्ड या स्क्यू दोनों कुछ भी कहेंगे चलेगा। तो ध्यान देना, अगर स्टेबिलिटी B की ज्यादा है, A की कम है,
अगर किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तो आप कहेंगे इस कंडीशन में यहाँ पे आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान देना, स्टेबिलिटी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी कम, तो पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ए ग्रेटर देन बी। तो हम आपको बोले हैं कि कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर में सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में रोटेशन दिखाएंगे और किसी भी मॉलिक्यूल्स के स्टेबिलिटी और एंगल ऑफ रोटेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, या आप कहेंगे कि एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एंगल ऑफ रोटेशन। तो ध्यान देना यहां आपको दो ही स्ट्रक्चर आ रहे हैं, एक ये एक ये। तो मैं इसका जब डायग्राम बनाऊंगा या मैं कर्व ड्रॉ करूंगा तो ये इसका कर्व किस टाइप से मिलेगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देना यहां मैं एंगल ऑफ रोटेशन कह रहा हूं, यहां पे मैं 0 डिग्री ले रहा हूं, 0 डिग्री के बाद 60 डिग्री मिलेंगे, 60 डिग्री के बाद 120 मिलेंगे, थर्ड में 180 मिलेंगे, फोर्थ में 240 मिलेंगे, उसके बाद 360 मिलेंगे। इस टाइप से आपको एंगल मिलेंगे। तो ध्यान देना यहां मैं आपसे बातचीत करूं तो यहां दो एनर्जी का बैरियर होगा। ये आप कहेंगे, इसको मैं कहूंगा लोएस्ट एनर्जी, आप कहेंगे लोएस्ट एनर्जी कहूंगा। और जहां पे लोएस्ट एनर्जी होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और यहां पे एक बैरियर मैं कह रहा हूं, यहां पे मैं कहूंगा ये हाईएस्ट एनर्जी, क्योंकि दो ही एनर्जी लेवल है, ये हाईएस्ट एनर्जी। तो ध्यान देना अगर हम बातचीत करेंगे, ये 0 डिग्री एंगल पे है, ये 0 डिग्री, और 0 डिग्री एंगल यहां पे कहेंगे इसमें स्टेबिलिटी बी की ज्यादा, तो इसकी स्टेबिलिटी आप कहेंगे ये कम है और इसकी स्टेबिलिटी कहेंगे ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो आप कहेंगे इसका पोटेंशियल एनर्जी ये कम होगा, और यहां पे कहेंगे स्टेबिलिटी कम है, इसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। ध्यान देना स्टेबिलिटी कम, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। तो अगर मैं इस साइड मैं आपसे बोल दूं एंगल ऑफ रोटेशन, और इस साइड अगर मैं बोल दूं पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी बैरियर, तो ध्यान देना 0 डिग्री पे स्टेबिलिटी कम है मींस अनस्टेबल है, अनस्टेबल का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा मींस ऊपर वाला लाइन को टच करेगा। बट ध्यान देना 60 डिग्री आने के बाद इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी, तो 60 डिग्री आने पे ये नीचे को टच करेगा। फिर ध्यान देना यहां 120 आ जाएंगे तो फिर से ये ऊपर वाले लाइन को टच करेंगे, और 180 डिग्री आएंगे तो नीचे वाले लाइन को। फिर इसमें आगे बढ़ा दूंगा तो ये ऊपर वाले लाइन को टच करेंगे, और 360 आने के बाद फिर से ये नीचे वाले लाइन को टच करेंगे 360। तो ध्यान देना यहां अगर मैं बातचीत करूं तो ये जो कर्व आपका बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से। ध्यान देना ये नीचे वाले लाइन, और यहां पे अगर बातचीत करूं तो ये ऊपर लाइन वाले लाइन को टच करेंगे। तो यहां जो ये होगा स्ट्रक्चर, यहां इस वाले पॉइंट को आप कहेंगे फुल इक्लिप्स्ड कहेंगे, यहां आप कहेंगे फुल इक्लिप्स्ड कहेंगे। और ये फुल इक्लिप्स्ड ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, और ये सारे के सारे फुल इक्लिप्स्ड हैं। और नीचे वाले पार्ट के बारे में बातचीत करूं तो नीचे वाले पार्ट जो है ये स्टेगर्ड फॉर्म्स में है, आप कहेंगे STAGARED स्टेगर्ड फॉर्म्स, स्टेगर्ड फॉर्म्स। ध्यान देना अभी मैंने कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल्स को देखे हैं, इसके बाद मैं एक दो मॉलिक्यूल्स का और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर देखता हूं, उसके बाद इसके स्टेबिलिटी के बारे में आपसे डिस्कस करता हूं। पहले इतना को लिख लो। सेकेंड में कहूंगा
ध्यान देना, सेकेंड में मैं कहूंगा, सेकेंड में मैं कहूंगा कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन प्रोपेन, इन प्रोपेन, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर इन प्रोपेन। ध्यान देना, जब हम प्रोपेन का कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर देखेंगे तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर को रिप्रेजेंट करेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन द्वारा। तो यहां कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर में सबसे पहले प्रोपेन का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो मैं इसका अगर सॉल्यूशन लिखूंगा तो मैं आपसे कहूंगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। जब प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे प्रोपेन का, तो आप कहोगे कि ये CH3 मिलेंगे, CH2 मिलेंगे और CH3 मिलेंगे। ध्यान देना, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ध्यान देना, रोटेशन दिखाएंगे सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। जब सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बातचीत करूं तो अगर sp3 है तो इसका एंगल के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो एंगल मिलेंगे 109.28 मिनट, और इसमें भी अगर मैं एंगल के बारे में बातचीत करूं इस कार्बन के बारे में तो यहां आपको मिलेंगे 109.28 मिनट। तो जब हम इसको एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, एंगल के फॉर्म में, तो आप कहेंगे C के साथ यहां पे एक कहेंगे CH3 और इस पॉइंट पे C के साथ कहेंगे H, और यहां पे आप कहेंगे ये H, और यहां मैं H को साइलेंट करके दिखाता हूं, सिर्फ थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा, सुनना। यहां पे कहेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इस कार्बन के साथ ये, इसको अगर मैं फ्रंट कार्बन मान लूं तो इस पॉइंट पे कहेंगे CH3, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है तो एक H और एक H इस तरह से लगा लेंगे। इसके साथ ऊपर है बगल वाला, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है। अगर मैं 3 हाइड्रोजन को देखूं तो एक H इस साइड, एक H इस साइड और यहां पे एक H इस साइड के बारे में बातचीत करूं तो ध्यान देना, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्सन होगा। इस कार्बन के बीच यहां बाउंड पेयर जो बना है, इसके बाउंड पेयर और यहां जो बाउंड बना है इसके बाउंड पेयर के बीच रिपल्सन होगा। और रिपल्सन के अगर होगा तो ये सिंगल बाउंड के रिस्पेक्ट में रोटेट होगा, और रोटेट होने के बाद ये आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। यहां पे CH3, ये तुम्हारे H मिलेंगे, यहां पे तेरे H मिलेंगे, ये तुम्हारे H आ जाएंगे, यहां पे H मिलेंगे और इस पॉइंट पे आपको H मिलेंगे। इसका 180 डिग्री, यहां पे मैं कहूंगा रोटेशन 180 की है, रोटेशन 180। तो इसका 180 डायरेक्ट नीचे, इसका 180 ये, और इसका 180 डायरेक्ट इस डायरेक्शन में चले गए। और इस डायरेक्शन में आने के बाद यहां आप कहेंगे कि एंगल ऑफ रोटेशन चेंज होने के बाद इसका पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी में चेंजिंग आएगा, और पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी में चेंजेस आने के बाद ये डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे और डिफरेंट स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी डिफरेंट होगी। उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले इतना को लिख लो। तो अब सुनना, इसी को मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में देखता हूं, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर को रिप्रेजेंट करूंगा न्यूमैन प्रोजेक्शन में। तो सुनना, न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे कैसे। यहां जो तुम्हारे ये जो कार्बन है, ये तुम्हारे फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन आगे वाला जिसको हम देखते हैं, और इसको अगर मैं पीछे वाला कंसीडर कर लूं, ध्यान देना, यहां हम बताए हैं कि एक आगे होगा दूसरा पीछे। यहां ध्यान देना, ये ऐसे देख, पहले ये ऐसे है, जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे आगे वाला दिखेगा, पीछे वाला नहीं। बट जैसे ही थोड़ा सा घुमाना स्टार्ट कर दूंगा, आगे पीछे दोनों दिखना स्टार्ट कर देंगे, ये दिखेगा। ध्यान देना, पहले आगे से देखेंगे, पीछे वाला नहीं,
बट जैसे ही मैं सामने लाऊंगा सब कुछ दिखने लगेगा। तो 3D में जब इसको सोचोगे तो इसी को अगर मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में देखूं, न्यूमैन प्रोजेक्शन में अगर मैं देखूंगा तो यहां पे कहोगे न्यूमैन प्रोजेक्शन में एक ये फ्रंट कार्बन, ये तुम्हारे फ्रंट कार्बन के अप डायरेक्शन में CH3, यहां पे आप कहेंगे ये CH3, और वर्टिकल लाइन से लेफ्ट साइड ये H, यहां पे तुम्हारे H, और इस साइड तुम्हारे H मिलेंगे। ध्यान देना, इस CH3 के जस्ट पैरेलल में H है, तो इस CH3 के पैरेलल में आप H रखो, और इसके पैरेलल में H है, और इसके पैरेलल में H है, ऐसा मिला। ध्यान देना, यहां एक दूसरे को कंप्लीटली जब ढक रहा हो तो इसका नाम होगा फुल इक्लिप्स्ड, या आप कहेंगे फुल्ली, ECLIPSED, फुल्ली इक्लिप्स्ड। ध्यान देना, इसको जब मैं 60 डिग्री रोटेट कराऊंगा, यहां 0 डिग्री है, अगर मैं इसको 60 डिग्री रोटेट कराऊंगा तो आप कहना कि इस पॉइंट पे आपको मिलेंगे H3, ये H मिलेंगे, ये H मिलेंगे, और जब ये 60 डिग्री रोटेट करेगा, इधर से आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे H मिलेंगे, ये भी H मिलेंगे, ये भी H मिलेंगे, ये 60 डिग्री पे मिलेंगे। ध्यान देना, इसमें से मैं फिर से इसको अगर मैं 60 डिग्री रोटेट करा दिया, 60 डिग्री रोटेट करा दूं, तो ध्यान देना, जैसे ही मैं 60 डिग्री रोटेट कराऊंगा, 60 डिग्री रोटेट कराऊंगा, तो ये स्ट्रक्चर आपका कन्वर्ट हो जाएगा, आप कहेंगे फिर पहले वाला स्ट्रक्चर में। सुनना, ये तेरा कन्वर्ट होगा इस पॉइंट पे CH3 H, इस पॉइंट पे H कहेंगे, और इसको अगर मैं 60 डिग्री रोटेट करा दूं तो ये H के बैक साइड आएगा, ये H दिखाई देगा, ये H और ये H, आप कहेंगे 120 पे आए हैं। ध्यान देना, इसको मैं फिर 60 डिग्री लेके चला जाऊं, ये 60 डिग्री लेके चला जाऊं, तो आप कहेंगे कि फिर ये आगे आएंगे, और आगे आएंगे तो सुनना, ये CH3 H, यहां पे H मिलेंगे, ये H, और यहां पे H। ध्यान देना, फिर इसको 60 डिग्री घुमाऊंगा तो यहां पे देखना कितने डिफर स्ट्रक्चर आ रहे हैं। पहले 0 डिग्री पे, यहां भी 0 डिग्री पे, तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम होंगे, यहां पे कहेंगे सेम। और इस दोनों स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करेंगे, तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, ये दोनों ऑल्सो सेम हुए, ये सेम मिल गए। अब सुनना, तो यहां मैं कितना भी इसको रोटेट करा दूं, कितना भी रोटेट कराऊं, तो इसके 2 ही स्ट्रक्चर मिलने वाले हैं, 2 से ज्यादा नहीं। सुनना, इसको घुमाए तो ऐसा, फिर इसको घुमाऊंगा तो इसके जैसा यहां मिलेगा, फिर आगे घुमाऊंगा तो फिर इसी के जैसा, फिर आगे घुमाऊंगा इसके जैसा। मीन्स इसके बाद इसका दूसरा तीसरा स्ट्रक्चर बनने वाला नहीं है, सिर्फ 2 ही बनेंगे। तो ध्यान देना, इस स्ट्रक्चर का जो नाम है फुल इक्लिप्स्ड, और इस स्ट्रक्चर का जो नाम है आप कहेंगे वो स्टैगर्ड है, STAGARED, स्टैगर्ड। और इसके बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे ये फुल इक्लिप्स्ड, और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो आप कहेंगे ये स्टैगर्ड फॉर्म में मिलेंगे। अब सुनना, ये तो मिल गए, बट यहां हमको पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम दिखाना है। तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम जो दिखाते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, या एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ रिस्पेक्ट ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन। तो ध्यान देना, तो यहां पे अगर जब आप देखोगे तो ये दोनों लाइन, ये दोनों एटम के बीच जो बाउंड बना है एक दूसरे के पैरेलल है, और जब पैरेलल होगा तो उसमें स्ट्रेन ज्यादा होगी। तो यहां पे कहेंगे कि स्ट्रेन, यहां आप कहेंगे स्ट्रेन यहां पे ज्यादा है, बट ध्यान देना ये दोनों ज्यादा डिस्टेंस पे चला गया, और ज्यादा डिस्टेंस होने के बाद इसमें स्ट्रेन कम हो गया, कहेंगे इस स्ट्रक्चर में स्ट्रेन कम हुआ,
और जब स्ट्रेन कम होगा तो आप कहेंगे इस कंडीशन में स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और यहां पे इस स्ट्रक्चर में स्ट्रेन ज्यादा है तो यहां पे कहेंगे स्टेबिलिटी ये कम होगी। तो इसी को हम न्यूमैन प्रोजेक्ट, इसको हम एनर्जी लेवल के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे ये देखते हैं। तो सुनना, इसको एनर्जी लेवल मैं एक छोटे से ग्राफ के फॉर्म में ले लूं। यहां मैं कह रहा हूं कि एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, और यहां पे मैं कह रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी, या मैं पोटेंशियल एनर्जी या मैं स्टेबिलिटी के फॉर्म में देखूंगा। स्टेबिलिटी, ध्यान देना, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका पोटेंशियल एनर्जी कम। तो यहां पे मैं कह रहा हूं कि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इसका पोटेंशियल एनर्जी आप कहेंगे कम होगा। तो सुनना, तो यहां सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, एक ये एक ये। इसके बारे में बातचीत करेंगे तो इसके जैसा, और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो इसके जैसा। तो यहां एनर्जी का जो लेवल होगा ये दो ही होगा, या आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी का लेवल दो और स्टेबिलिटी का ही दो ही लेवल। तो सुनना, तो यहां मैं दो एनर्जी लेवल बना रहा हूं, एक ये हुआ और एक ये। ध्यान देना, यहां ये वाला जो पार्ट है ये लोअर एनर्जी, नीचे से देखेंगे तो ये लोअर एनर्जी पे है, तो आप कहेंगे कि ये लोअर एनर्जी है। और इसके बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे कि ये हायर एनर्जी होगा, हायर एनर्जी। ध्यान देना, अगर लोअर एनर्जी है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो इस कंडीशन में कहेंगे ये जो एनर्जी का बैरियर है इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और यहां ऊपर वाले में यहां पे कहेंगे स्टेबिलिटी ये तेरा कम होगा, एनर्जी बैरियर के फॉर्म में। अब सुनना, जब हम 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 60 डिग्री आते हैं, 0 डिग्री से 60, 0 से 60 डिग्री, तो 0 से 60 के बाद आएंगे 120, उसके बाद आएंगे 180, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो दो ही एनर्जी लेवल का ग्राफ मिलेंगे। उस ग्राफ को कैसे, ध्यान देना, 0 डिग्री इसकी स्टेबिलिटी, स्ट्रेन ज्यादा है स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी जब कम है तो यहां पे कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, मींस 0 डिग्री हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी पे है। जब 60 डिग्री आ रहे हैं तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम मिलेगा। तो 60 डिग्री, ध्यान देना, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, यहां पे 60, 120, यहां 180 अगर ले लूं तो यहां पे कहोगे 60 डिग्री, 120 पे आएंगे तो फिर से पहले जैसा, और 180 आ जाएंगे तो पहले जैसा। तो सुनना, यहां जब हम स्टेबिलिटी का ग्राफ देखेंगे यहां पे, तो ये जो स्टेबिलिटी का ग्राफ होगा कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से आप इस तरह से लिखेंगे। तो ध्यान देना, ऊपर वाला जो पार्ट है, आप ऊपर वाले पार्ट को कहेंगे फुल इक्लिप्स्ड। ऊपर वाले इस पार्ट और ये पार्ट सेम है, इसका नाम कहेंगे फुल इक्लिप्स्ड, और नीचे वाले पार्ट को आप कहेंगे STA, GARED, स्टेगर्ड फॉर्म। इसके भी बारे में बातचीत करेंगे तो ये स्टेगर्ड ही है। चलो, आज कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर के कुछ बेसिक पॉइंट्स देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर के डिटेल और डिफरेंट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक यहीं समाप्त कर रहा हूं। नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं। बाय।